तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। लास्ट क्लास में हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो कोन, और आज का जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। तो चलिए एक सॉलिड कोन बनाते हैं। ये रहा अपना सॉलिड कोन, ओके। और हमने मान लिया इसका रेडियस क्या है भाई, तो कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या है, तो कैपिटल आर है। और इस कोन का हाइट क्या है, तो कैपिटल एच। और हमने मान लिया कि इस कोन का मास कैपिटल एन, ठीक है। अच्छा, ये कोन सॉलिड कोन है ना, सॉलिड कोन है तो इसके मास चारों तरफ हो गए। हॉलो कोन में मास केवल साइड साइड में रहता था ना, लेकिन ये तो सॉलिड कोन है, इनका मास क्या होगा, चारों तरफ होंगे, चारों तरफ मास होंगे। तो चलिए मैं बीच में भी मास बना दे रहा हूँ। तो ये है अपना सॉलिड कोन, यहाँ पर मास सब जगह है, बाहर भी है और अंदर में भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। और इसका रेडियस क्या है, हमने मान लिया कि इसका रेडियस क्या है भाई, तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ओके। हमने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ऊपर से एक्स डिस्टेंस पर क्या किया, एक एलिमेंट एज्यूम किया। ऊपर से एक साइड पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट एज्यूम किया, ठीक है। एक पतला सा एलिमेंट एज्यूम किया, मतलब यहाँ पे एक पतला स्लाइस एज्यूम किया, ठीक है। पतला सा एलिमेंट मतलब यहाँ पर एक पतली सी स्लाइस हमने एज्यूम कर लिया, एक पतली स्लाइस काट कर निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे ना, इस पतले से एलिमेंट को यहाँ पर बना लेते हैं। जब इस कोन की एक पतली से स्लाइस काटोगे तुम, तो तुमको क्या मिलने वाली है, रिंग या डिस्क। क्योंकि देखो ये पतली स्लाइस काटोगे, क्योंकि सॉलिड कोन है तो मास सब जगह होगा ना, बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। जब इस कोन का पतली सी स्लाइस काटोगे तुम, तो एक डिस्क ही मिलने वाली है, क्योंकि मास सब जगह है, ओके। हॉलो कोन को काटे थे तो रिंग मिला था, लेकिन इसका पतली स्लाइस काटोगे ना तुम, तो इसको एक डिस्क मिलने वाली है, ठीक है। वो जो पतली स्लाइस निकलेगी वो एक डिस्क के रूप में होगी, ओके। तो हमने मान लिया कि इस डिस्क का जो रेडियस है ना, वो कितना है भाई, स्मॉल आर है। इस डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है, और इस डिस्क का मास क्या है, तो डीएम है, ओके। और इस डिस्क का थिकनेस कितना है भाई, हमने मान लिया कि इस डिस्क का थिकनेस है, मैं थोड़ा मैग्नीफाइंग करके बना रहा हूँ, इस पतली से स्लाइस को, इस पतली से एलिमेंटल डिस्क को थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो हमने मान लिया कि इस डिस्क का जो थिकनेस है ना, वो कितना है भाई, तो dx है। इस डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है, इस डिस्क का मास dm है, और इस डिस्क का थिकनेस मतलब ये वाला थिकनेस, ये वाला थिकनेस, ये वाला थिकनेस कितना है, तो dx है, ओके। हम क्या करेंगे ना, इस डिस्क का मोमेंट पहले मास फाइंड कर लेंगे। क्यों क्यों dm फाइंड करेंगे भाई, क्योंकि मुझे इसकी मोमेंट ऑफ, इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस dm की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे आवश्यकता पड़ेगी आगे तुमको पता चलेगा, हम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क का मास dm फाइंड करेंगे, और मुझे इस डिस्क का मास dm को फाइंड करने के लिए मुझे इस कोन के मास पर यूनिट वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस कोन की मास पर यूनिट वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के हेल्प से हम इस डिस्क का मास फाइंड करेंगे। एक दूसरे की चीजें, एक दूसरे के ऊपर चीजें डिपेंड रहती है ना। मुझे इस कोन का मास फाइंड करनी है, सॉरी मुझे इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे इस डिस्क का मास चाहिए, और मुझे इस डिस्क का मास फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मुझे इस कोन का मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये 3D में ना, मास सब जगह है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। चलिए इस कोन का मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मतलब मास अपन में वॉल्यूम। मास क्या है कोन का, कैपिटल एम है, अपन में वॉल्यूम। अच्छा, इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच अपन में 3, ये हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा ना, ये हो जाएगा 3m अपन में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये क्या निकल के आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, तो इतना है, ओके। अब क्या करेंगे, इस डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, इस डिस्क का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रीथ मतलब एरिया, तो एरिया इनटू हाइट। डिस्क एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो जाएगा, तो इसका थिकनेस dx, तो पाई आर स्क्वायर dx। ये क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। और ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द डिस्क में मास पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इस डिस्क का मास फाइंड हो जाएगी क्या। जब हम वॉल्यूम ऑफ द डिस्क में
मास पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कोन, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कोन। और ये डिस्क तुमने कहां से निकाला, इस कोन से निकाला है ना। तो यदि इस कोन के वॉल्यूम में मास पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस कोन का मास निकल जाएगी क्या, यस निकल जाएगी। तो मास ऑफ द कोन, सर मास ऑफ द डिस्क डेट इज डीएम। डीएम बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है 3m अपन में पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क जो कितना है पाई आर स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये जो कट रहा है इसको काट दीजिए, पाई पाई कट रहा है ना, तो यहां से लिख देंगे, ऊपर में क्या बच जाएगा 3m आर स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर एच डॉट डी एक्स। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा डीएम निकल के कितना आया, तो डीएम बराबर कितना आया तुम्हारा 3m आर स्क्वायर, 3m आर स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर एच अपन में आर स्क्वायर एच डॉट डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ द डिस्क। चलिए इसको नोट करना था कीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ओके, अच्छा ये बताओ ये क्या है, डिस्क है ना, और डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुके हैं, कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, आई बराबर होता है हाफ एम आर स्क्वायर। क्योंकि इस डिस्क का मास डीएम है इसलिए एम के जगह पर क्या लिख देंगे, डीएम लिख देंगे। क्योंकि इस डिस्क का मास डीएम है इसलिए एम के जगह पर डीएम लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है, एम क्या है, मास ऑफ द डिस्क, एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क। क्योंकि इस डिस्क का मास डीएम है इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने हाफ डीएम। आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, यहाँ पर इस डिस्क का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर कर देंगे स्मॉल आर के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एम के लिए आई और डीएम के लिए डी आई, एम के लिए आई तो डीएम के लिए डी आई। ये क्या है, डी आई इक्वल टू हाफ डी एम आर स्क्वायर, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए डी आई इज इक्वल टू हाफ डी एम आर स्क्वायर। ये क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है। ओके, जहाँ पर डी आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क है, डीएम इज द मास ऑफ द डिस्क, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, अच्छा मान लो कि इस कोन में ऐसा ऐसा 10 डिस्क हो, तो क्या करेंगे हम, उस 10 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड कर देंगे और इस तरह से इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। और यदि ऐसा ऐसा इसमें 50 डिस्क है तो उस 50 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड कर देंगे और इस तरह से इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। पर प्रश्न ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें कितनी डिस्क है। जितना तुम पतला पतला स्लाइस काटोगे ना उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ डिस्क निकलते चली जाएंगे। जितना आप पतला पतला स्लाइस काटेंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ डिस्क निकलेंगे। तो हमको तो पता नहीं है भाई इसमें 10 है कि 20 है कि 50 है कि 500 के 5000 डिस्क है। ऐसे में क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि इसमें इनफाइनाइट डिस्क है। इनफाइनाइट मतलब सच में इनफाइनाइट मत समझ लेना, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि इसमें कितने डिस्क है ना, इसलिए ऐसा एज्यूम कर लेंगे इसमें इनफाइनाइट डिस्क है। तो सभी इनफाइनाइट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड कर लेंगे और इस तरह से इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में निकल जाएंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, अब देखो ये जो तूने डिस्क एज्यूम किया यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी, इस कोन के अंदर कहीं भी एज्यूम कर सकते हो, तुम यहाँ एज्यूम करो, तुम यहाँ एज्यूम करो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम जाते क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर कॉर्नर पे एज्यूम कर सकते हो, इसके बाहर तो एज्यूम नहीं कर सकते हो। ऊपर में सब ज्यादा यहाँ पर इस कॉर्नर पर एज्यूम कर सकते हो, इसके ऊपर तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जब इसके कॉर्नर पर एज्यूम करोगे ना, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। और क्या करोगे, नीचे में ज्यादा इसके फेस के पास एज्यूम कर सकते हो, इसके फेस के बिल्कुल सटे हुए एज्यूम कर सकते हो। इसके नीचे तो कोई एलिमेंट एज्यूम नहीं करोगे ना, तो एक कॉर्नर पे एज्यूम कर सकते हो। जब कॉर्नर पे एज्यूम करोगे तो हाइट 0, और एक क्या करोगे, नीचे फेस के एकदम बिल्कुल सटे हुए एज्यूम करोगे, और जब फेस के बिल्कुल सटे हुए एज्यूम करोगे यहाँ पर, तो उसका हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। तो 0 से लेकर के कैपिटल एच तक इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, डी आई का इंटीग्रेशन आई, आप कांस्टेंट है ना, इनको बाहर कर दीजिए, गेम से बाहर नहीं होंगे, यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो डी एम आर स्क्वायर 0 to h। ओके, अब देखो ये है डीएम, ये है आर, दोनों डिफरेंट है ना, तो इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या, दोनों को सेम होना पड़ेगा तब तो इंटीग्रेशन होगी। तो एक ही उपाय है, इस डीएम का वैल्यू रखते हैं।
इसीलिए हमने डीएम का वैल्यू निकाला था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर डीएम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम कोई भगवान वगवान नहीं है कि मुझे पहले से पता था, और ना मैं हीरो बन रहा हूँ, ठीक है। हम प्रैक्टिस करके आए हैं, तो इसलिए हमको पता है कि डीएम की जरूरत पड़ेगी। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगी मुझे डीएम की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो डीएम का वैल्यू लिखिए, तो लिखेंगे हाफ 0 to h लेकर लिमिट लगा दीजिए। डीएम के जगह पर क्या लिखेंगे, 3mr², तो लिखिए 3mr²। नीचे में क्या है, तो भाई कैपिटल R² h डॉट dx तो है ही ना। अच्छा, dx बाद में लिखेंगे, 3mr² अपन में R² h, ऊपर में एक R² पहले से है, इसको लिख दीजिए, फिर dx डॉट dx कर दीजिए। ओके, अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर दीजिए। 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे। m भी कांस्टेंट है, क्या है, m क्या है, मास ऑफ द कोन, जो कि कांस्टेंट है, तो निकल जाएगा बाहर, तो 3m बाहर निकल जाएगा। ओके, स्मॉल r कांस्टेंट है क्या, नहीं ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने डिस्क एज्यूम किया ना, तो इसका रेडियस स्मॉल r निकल के आई। लेकिन यही डिस्क तुम यहाँ पर एज्यूम करोगे, रेडियस बदल जाएगी, मतलब स्मॉल r की वैल्यू बदल जाएगी। और यही डिस्क तुम यहाँ पर एज्यूम करोगे तो रेडियस फिर से बदल जाएगी, मतलब स्मॉल r की वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं करेंगे। अच्छा, नीचे में कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, ये तो कांस्टेंट है ना, इनको बाहर कर दीजिए। अच्छा, 2 पहले से है भैया, इसको छोड़िएगा नहीं, तो R² बाहर निकल जाएगा। h क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ये भी बाहर निकल जाएगा। h क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ये भी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, 3m अपन में R² h बाहर निकल गया था, ऊपर में बच क्या गया, R² इंटू R², मतलब r की पावर 4, ठीक है। डॉट dx तो है, नीचे में जो लिमिट है वो लगा दिए 0 से लेकर h तक। देखो अगेन से एक प्रॉब्लम आ गई ना, जैसे यहाँ पर dm और r दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, हमने इंटीग्रेट नहीं कर पाया था, तो यहाँ भी तो r और dx दोनों डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन नहीं होगी ना, दोनों को एक टर्म में लाना पड़ेगा। ओके, तो एक टर्म में लाते हैं, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हमने तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई ही नहीं, सॉरी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके बाइसेक्टर से ठीक पास होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बाइसेक्टर से पास होगी। सॉरी भाई, हमने बनाया ही नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट आई होप आपने जूम कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ती है ना। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ठीक इसके बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है, और इसी के अबाउट क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक इसके बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है, और इसी एक्सिस के अबाउट ये कोन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, तो चलो देखो, यहां पर तुमको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखो देख रहे हो क्या, ये एक छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। देखो ये एक छोटा वाला ट्रायंगल है ना, और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं बेस ऑफ द छोटा वाला ट्रायंगल जो कितना है, स्मॉल r है, अपॉन में बेस ऑफ द बड़ा वाला ट्रायंगल जो कितना है, कैपिटल R है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द छोटा वाला ट्रायंगल जो कितना है, x है, अपॉन में हाइट ऑफ द बड़ा वाला ट्रायंगल जो कितना है, कैपिटल H है। ओके, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में h, और इधर चला जाएगा एक्स आर अपॉन में h हो जाएगा। r बराबर कितनी आई, एक्स आर अपॉन में h। तो चलिए इधर मैं लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा I बराबर 3m नीचे में क्या है, 2r² h, 2r² h, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 0 से लेकर h तक लिखिए, और r के जगह पर हम इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं। r बराबर हमने क्या फाइंड किया, एक्स आर अपॉन में h, तो r के जगह पर इसको लिखने वाला है एक्स आर अपॉन में h, ये हो जाएगा एक्स आर अपॉन में h है ना, यस h है, क्योंकि r के पावर 4 है ना, इसका भी पावर 4 करना पड़ेगा आपको। डॉट dx तो है ही ना, देखिए डॉट dx तो है, r के जगह में इतना लिखा है ना, dx तो है, dx। ओके, यहाँ से करेंगे हम 3m अपॉन में 2r² h, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 इंटू r के पावर 4 अपॉन में x के पावर 4 डॉट dx 0 to h, ठीक है जी। अब देखो फिर जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर दीजिए, तो पहले तो बाहर वाला कांस्टेंट लिखिए 3m अपॉन में 2
आर स्क्वायर एच। एक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। कैसे नहीं कांस्टेंट है? जब तुम एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम किया हो ना तो हाइट एक्स आई है, और यही एलिमेंट तुम यहाँ पर एज्यूम करते तो हाइट एक्स, हाइट मतलब एक्स कुछ और होती, और यही एलिमेंट तुम यहाँ पे एज्यूम करते तो हाइट कुछ और होती, मतलब एक्स कुछ और होती, है ना। एक्स तो यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, एक्स क्या है? हाइट है ना, यहाँ से हाइट है। जब एलिमेंट तुमने यहाँ पे एज्यूम किया तो भले हाइट एक्स आया, लेकिन यही एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम करते तो हाइट एक्स ही आती क्या? नहीं ना। और यही एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम करते तो हाइट एक्स ही आती क्या? नहीं ना। मतलब हाइट, यहाँ पर हाइट एक्स वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये बाहर नहीं निकलेंगे। कैपिटल आर क्या है? तो रेडियस ऑफ द कोन, ये तो कांस्टेंट है ना, हाँ ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो हो जाएगा आर के पावर 4 बाहर निकल जाएंगे। नीचे में क्या है? एच के पावर 4, एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन, ये तो कांस्टेंट है, एच के पावर 4 में बाहर निकल जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा? एच के पावर 4। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एच तक। ऊपर में क्या बच गया? एक्स के पावर 4 डॉट डी एक्स बच गया, बाकी तो बाहर निकल गया। अच्छा ये कट जाएंगे ना, नीचे में आर स्क्वायर है, ऊपर में आर के पावर 4 है, ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो h इंटू एच के पावर 4 क्या हो जाएगा? एच के पावर 5 हो जाएगा ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 3m आर स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा? 2h के पावर 5 हो जाएगा ना, h इंटू एच के पावर 4 h के पावर 5। इंटीग्रेट कीजिए। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दे क्या आप? यस कर दीजिए। x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के पावर 5 अपॉन में 5, इंटीग्रेशन का लिमिट लगा दीजिए 0 टू लेकर h तक। ओके, 5 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगी, तो 3m आर स्क्वायर अपॉन में 5 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? 10h के पावर 5, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x टू द पावर 5 लिमिट 0 से लेकर h तक। ओके, तो आप क्या करें, इनका एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना है भाई? लिमिट को अंदर लेनी है ना, तो हम लिखेंगे i बराबर 3m आर स्क्वायर अपॉन में 10h के पावर 5 h के पावर 5। लिमिट को अंदर लेने का अपना रूल है ना, क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट कैपिटल H पहले अंदर आएगा, तो जब अपर लिमिट अंदर आएगा ना, इस वाले x को भगा देगा। अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस वाले x को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस x के पावर को छीन लेगा। x के पावर कितना है? 5 है, h के पावर भी 5 कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट भी जब अंदर आएगा तो इस x को भगा देगा और उसके जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन इसके पावर को छीन लेगा। इसके पावर कितना है? 5, 0 के पावर 5 कर दीजिए। ठीक हो, तो 0 के पावर 5 मतलब 0। ओके, मतलब ये h टू द पावर 5 होने वाली है, ये एक्सप्रेशन क्या होने वाली है? h टू द पावर 5। यहाँ पर हम कर देते हैं h टू द पावर 5। अच्छा ये भी h टू द पावर 5, ये भी h टू द पावर 5, दोनों कट गए क्या? यस। इस तरह से i बराबर निकल के आई अपना 3 अपॉन में 10 m आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने निकल के आई? 3 अपॉन में 10 m आर स्क्वायर। इस कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने निकल के आई? 3 अपॉन में 10 m आर स्क्वायर। जहाँ पर i क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कोन, m क्या है? मास ऑफ दिस कोन, एंड r क्या है? रेडियस ऑफ दिस कोन। ओके, तो ये था अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। ओके, पिछले कई क्लास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। ओके, आगे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पर खत्म होती है। ओके, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना अपने सिलेबस के अंदर, तो उसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो क्या है कि काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी ज़रूरत के अनुसार करनी पड़ती है। कोई भी कार्य तुमको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार करनी पड़ती है। तुम्हारी इच्छा है अभी नहीं पढ़ने की, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत है अभी पढ़ने की, तुमको पढ़ना चाहिए। तुम्हारी इच्छा है अभी खाना नहीं खाने की, तुम्हारी ज़रूरत है अभी खाना खाने की, तुमको खाना खाना चाहिए। तुम्हारी इच्छा है अभी नहीं सोने की और तुम्हारी ज़रूरत है अभी सोने की, तुमको सोना चाहिए। और तुम जानते हो तुम एक स्टूडेंट हो, कुछ तो हो नहीं, खाना पीना सोना तो सभी करते हैं, खाना पीना सोना तो सभी करते हैं, लेकिन सबके जीवन में एक काम होती है ना, हर कोई के जीवन के पास अपने अपने काम होती है ना। तुम्हारे पास भी एक काम है क्या? क्योंकि तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास एक ही काम है, टू स्टडी, पढ़ाई करना, और क्या तो कोई काम है नहीं। तो खाना पीना तो सभी कर लेते हैं भाई, वो इच्छा भी है, जरूरत भी है। बट जब पढ़ाई की बात होती है, मतलब अपने काम की जब बात आती है, तो काम करने की इच्छा नहीं रहती है ना।
लेकिन काम करना तुम्हारी जरूरत होती है, इसलिए तुमको करना पड़ेगा। तो तुमको जीवन में ये मत देखो कि तुमको क्या करने की इच्छा कर रही है, तुम ये देखो कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या करने की जरूरत है। तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी जरूरत है पढ़ाई करना, तो काम वो करो जिसकी जरूरत है, काम वो नहीं जो तुम्हारी इच्छा कर रही है। इच्छा तो बहुत कुछ करते हैं, इधर उधर उधर उल्टा पुल्टा। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे काम से तुमको दूर ले जा रही है। और एक बड़ी इच्छा, ये तो छोटी इच्छा है, मैं घूमने का मन कर रहा है, ये तो छोटी इच्छा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, ये छोटी का इच्छा है, उल्टा पुल्टा संसार भर के जितना भी काम है। एक तुमने बहुत पहले इच्छा पाल रखी है। जब तुम आए थे ना इस फील्ड में, नीट के फील्ड में, जब तुम आए थे ना जेई की फील्ड में, तुमने एक इच्छा पाल कराया था, मुझे डॉक्टर बननी है। तो इच्छाएं को देखना है तो उस इच्छा को देखना ना, मुझे इंजीनियर बननी है। इच्छाएं को देखना है तो उस बड़े वाले इच्छा को देखना है ना। तो जब बड़े वाला इच्छा आ गई एक बार, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए बाकी सारी इच्छाओं को माननी पड़ेगी। जब तुमने एक बड़ा इच्छा अपने मन में ला दिया ना, मुझे डॉक्टर बननी है, जब तुमने एक बड़ा इच्छा अपने मन में पाल लिया ना, तो मुझे इंजीनियर बननी है, तो बाकी जितने भी इच्छा है ना उनको साइड करनी पड़ेगी। घूमना फिरना, मूवी देखना, उल्टे पुल्टे काम करना, जो भी चीज़ जो तुमको पढ़ाई कर से दूर करती है, क्योंकि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अब तो भाई तुम बड़े वाला इच्छा कर चुके हो, मुझे डॉक्टर बननी है, तुम बड़े वाला इच्छा कर चुके हो, मुझे इंजीनियर बननी है, तो उसके लिए तो जरूरत है पढ़ाई करने की। तो बाकी सारी इच्छाओं को मरना पड़ेगा, बाकी सारी इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा। तो काम वो करो जो जरूरत हो, वो नहीं जो इच्छा कर रही है। तुम्हारी इच्छा कर रही है घूमने की, तुम्हारी इच्छा कर रही है दुनिया भर के, संसार भर के उल्टे पुल्टे काम करने की, जो तुमको पढ़ाई से दूर कर रहा है, तो उस इच्छाओं को हटाना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत को करना पड़ेगा। तुम्हारी ज़रूरत है टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी एक ही ज़रूरत है, पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो सबके जीवन में काम होती है, सबके जीवन में इच्छाएं होती है। जो इच्छाओं को साइड करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं ना, अब तुम्हारी ज़रूरत क्या है? पढ़ाई करना। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मूवी देखना, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बाहर जाके घूमना, उल्टे पुल्टे कार्य करना, नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है पढ़ाई करना। तो अपनी पढ़ाई को करो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़रूरत है। कार्य वो करो जो तुमको ज़रूरत है, कार्य वो नहीं जो तुमको इच्छा कर रही है। ठीक है, तो अपने सपने को साकार करने ना, अपने सपने को सच में साकार करनी है ना, अपने बड़े वाले इच्छा को सच में पूरा करनी है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। आपके सभी छोटे छोटे इच्छाओं को मारना पड़ेगा, आपको सभी छोटे छोटे इच्छाओं को साइड करना पड़ेगा, और आपको अपनी ज़रूरत दैट इज पढ़ाई को करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सपने साकार करनी है तो पढ़ाई करते रहिए पूरी लेवल के साथ, पूरी परिश्रम के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।